हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं नवाचार विधि का प्रयोग करके आपकी सुविधा के लिए भूगोल विषय से संबंधित कुछ टॉपिक्स तैयार की हूँ। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लास ले चुकी हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें, तभी आपको आगे के टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हमने पिछले वीडियो में ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के तापकटिबंध तथा ग्रीनविच समय रेखा के बारे में देखा था। और आज हम आगे देखते हैं अपने उसी टॉपिक से संबंधित कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है ये तो हमने देखा था, मगर उनके सभी विशेषताओं को मैंने एक जगह संग्रह किया है। तथा 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, यानी कि जो 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में विस्तार से देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषताएं होती है। अक्षांश रेखा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज उनके सभी मूल बिंदु को मैंने एक जगह संग्रह किया है। देखिए, यदि आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप आराम से बना सकती हैं। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की केंद्रीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था अक्षांश रेखा के बारे में, लेकिन अक्षांश क्या होता है इसके बारे में देखिए। अक्षांश रेखा क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में, यानी कि ये हमारा पृथ्वी है और ये जो बीच में, यदि हम पृथ्वी को 2 टुकड़े में बांटे तो उसका ये बिंदु है, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की, यानी कि ये 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है उसे ही अक्षांश कहते हैं। और 2 अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और 2 अक्षांश, यानी कि पृथ्वी पर जो 2 अक्षांश आते हैं, जैसे मान लीजिए इधर ये अक्षांश हो गया, ये दोनों अक्षांश के समान अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश समझ में आ गया कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है। जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती है। तो ये जो अक्षांश रेखा होती है सो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व में की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती है, उसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यह सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जितनी भी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, ये सभी अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, ये सभी काल्पनिक होती है, वास्तविक में नहीं खींची हुई है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो हम जानते हैं कि सब बीच में हमारा विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है।
ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये देखिए, ये एक पूर्ण वृत्त का यानी कि एक पूरा वृत्त का निर्माण करती है। विषुवत रेखा एकमात्र अक्षांश रेखा है जो एक महान वृत्त बनाती है। हम देखते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, ये सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वृत्त की लंबाई छोटी होती जाती है और ध्रुव पे आके ये शून्य हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वृत्त जो बनाता है, वो है हमारा विषुवत रेखा, जो एक सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। अब हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं, सो कुल अक्षांश 181 होती है। यानी कि जो कुल अक्षांश होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो बनाती है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि अक्षांश की कितनी संख्या है, तो कुल संख्या है 181 होती है। तो 181 कैसे होती है? हम जानते हैं कि एक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक रेखा खींची गई है, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह हम विषुवत रेखा से यदि देखें, तो हम लोग जैसे जैसे ध्रुव की ओर आते हैं, तो 90 अक्षांश खींची हुई होती है। तो उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश, ये दोनों को मिलाकर हो जाता है 180। लेकिन ये जो बीच में हमारा है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री का होता है। इसे भी अगर हम मिला दें तो इसकी संख्या हो जाएगी 181। तो हम कह सकते हैं कि कुल अक्षांश 181 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। तो ये 79 कैसे हो गया? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, तो इसके जो अक्षांश रेखाएं हैं, छोटी होती जाती है, घटती जाती है और अंत में 90 डिग्री पे आके एक बिंदु बन जाती है, यानी कि ये 0 डिग्री का हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक अक्षांश रेखा इधर से हट जाता है, क्योंकि ये बिंदु हो जाता है, तो उसे बिंदु कहते हैं, उसे हम अक्षांश रेखा नहीं कहते हैं। तो ये एक ऊपर हो गया, उत्तरी ध्रुव का बिंदु हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव का बिंदु हो गया। ये दोनों अक्षांश को हम अक्षांश रेखा नहीं कहते हैं। इसलिए इन दोनों को यदि हम हटा दें, तो कुल 179 अक्षांश रेखा होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुल अक्षांश की संख्या हो गया 181 और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया 179। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं समांतर दूरी पर होती है। तो हम देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है, परंतु इसके जो समानांतर दूरी है, जो हर जगह मतलब बराबर होते हैं, प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षांश के बीच की जो दूरी है, सो एक समान होता है। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है, एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी। तो प्रत्येक अक्षांशों के बीच दूरी समान होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, सो बिल्कुल समान होती है प्रत्येक जगह। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में देखा, अब हम देखेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या होती है? ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, सो समान दूरी पर होती है, उनकी दूरी हमेशा हर जगह समान होती है। मगर ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी दूरी देखिए विषुवत रेखा पे अधिक होती है, और ये जैसे जैसे ध्रुव की ओर आगे बढ़ती है, तो इसकी दूरी कम होती जाती है और ध्रुव पे आके शून्य हो जाती है। तो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ये जो 0 डिग्री वाला मुख्य याम्योत्तर रेखा है, वो ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और यह समय का, ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये समय का निर्धारण भी करती है, इसलिए इसे प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है।
0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये जो हमारी देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री पर है, ये रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। हम लोगों ने देखा था कि जो विषुवत रेखा होती है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है, परंतु ये जो हमारा 0 डिग्री का देशांतर रेखा है ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 छूट गया है, प्रिंट करने में मिस हो गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो ये जो 0 डिग्री का जो देशांतर रेखा है आगे में, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, और इसके ठीक विपरीत जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की ओर जाने पर लगातार घटती जाती है। तो हम दो लोग देख रहे हैं कि जो दो देशांतर के बीच की दूरी है, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं इसकी दूरी कम होते जाती है, यानी कि घटती जाती है, और ध्रुव पर जाकर यह जीरो हो जाती है। देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त बनाती है। हम लोगों ने देखा था अक्षांश वृत्त जो है एक पूर्ण वृत्त बनाती है, परंतु ये जो देशांतर रेखा है ये एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त बनाती है। कुल देशांतर संख्या 360 होती है। जिस तरह जो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती हैं, उसी तरह कुल देशांतर रेखाओं की भी कुछ संख्या होती है। कितनी होती है, तो 360 होती है। तो कैसे होती है ये देखिए, 0 डिग्री से यदि हम पूर्व की ओर जाएं तो 180 डिग्री तक जाता है देशांतर रेखा, और यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री तक देशांतर रेखा खींची हुई है। तो ये दोनों को यदि हम मिला दें तो 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री है, चाहे हम पूर्व से जाएं या पश्चिम से जाएं, दोनों एक ही रेखा पे आते हैं। तो एक रेखा तो कम हो गया, 360 नहीं हो पाया, लेकिन ये जो आगे में 0 डिग्री का जो रेखा होती है देशांतर रेखा, इसको भी यदि हम जोड़ दें उसमें तो ये पूरा 360 हो जाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। तो हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री जो रेखा है उसके ठीक विपरीत में ही 180 डिग्री की देशांतर रेखा भी खींची हुई होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। तो 0 डिग्री को जिस तरह से ग्रीनविच स्थान से गुजरता है, उसी तरह जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यानी कि 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। आगे हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं पृथ्वी कैसे घूमती है। ये है हमारी पृथ्वी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हम लोगों ने देखा था जब ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। तो ये है हमारा ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही मानक समय माना गया है। इसके यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें समय जोड़ना पड़ता है, और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय हमको घटाना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि आखिर समय कैसे हर देशांतर रेखा पे समय कैसे बदलता है, कैसे इसका चेंज होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रीनविच समय होता है उसके यदि हम पूर्व में जाए तो उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। जो समय ग्रीनविच के लिए निर्धारित है उससे आगे का होता है, यानी कि जब यहाँ 1 बज रहा है तो इधर 12 यहाँ 1 बजेगा तो यहाँ 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसे बजेगा। लेकिन जब यदि ग्रीनविच में समय 12 बज रहा है तो इधर 11 बज सकते हैं, 10 बज सकते हैं, 9 बज सकते हैं। तो आखिर ये समय जो है कैसे निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यानी कि सूर्य इधर होता है और सूर्य इधर होता है, तो जैसे जैसे पश्चिम से पृथ्वी घूमेगी तो वैसे वैसे पहले पूर्व के हिस्से में समय होगा, उसके बाद ही पश्चिम के हिस्से का समय बढ़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे समय का निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है, यानी कि एक दिन हमारी पृथ्वी को अपने केंद्र में घूर्णन करने में एक दिन 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि एक घंटा में कितनी घूमेगी, तो 360/24, यानी कि एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी। तो 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितने देरी में, एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, तो 60/15 यानी कि 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी को, हमारी जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। तो इस तरह हम किसी भी देशांतर में स्थित किसी भी जगह का, किसी भी देश के बारे में उसके समय को हम निकाल सकते हैं। यदि हमें एक ग्रीनविच समय पता रहेगा तो हम अक्षांश रेखा में स्थित किसी भी देश के समय को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं यदि 0 डिग्री पर, यदि ये जो हमारा देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इस पर यदि 12 बजे हों तो 15 डिग्री पर कितने बजेंगे, यानी कि 15 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये हमारा, इसमें कितना बजेगा। या 30 डिग्री देशांतर रेखा है उसमें कितना बजेगा। जिस समय 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहे होंगे उस समय 15 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री घूमने में 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा का समय लगता है। इसलिए 0 डिग्री पर यदि 12 बजे हैं तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे है, तो 1 घंटा का समय लगा, यानी कि 1 घंटा पहले 1 घंटा उसमें जोड़ना पड़ जाएगा हमको। तो यदि 12 बजा है ग्रीनविच समय में, ग्रीनविच रेखा पे यदि 12 बज रही है तो हम कह सकते हैं कि यानी कि पृथ्वी को 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लगता है। तो यानी कि इसमें 1 घंटा का मतलब 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ यदि 12 बज रहा है तो यहाँ 15 डिग्री पर 1 बजेगा, और यदि यहाँ 12 बज रहा है तो यही 30 डिग्री देशांतर रेखा पर 2 बजेंगे। तो इस तरह हम किसी भी स्थान पे, किसी भी अक्षांश रेखा पे स्थित किसी भी देश के बारे में हम समय का निर्धारण आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा पे यदि समय हो रहा तो उसी समय, ठीक उसी समय देशांतर रेखा पे कौन से कितने डिग्री देशांतर रेखा पे कितना समय हो रहा होगा, इसके बारे में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे भारत के बारे में कि हमारे भारत में समय कैसे तो होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है सो 68 डिग्री पूर्व, यानी कि हम जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा जो है उसके पूरब में हमारी भारत जो है पूरब में आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये जो है 68 डिग्री देशांतर रेखा है, और 97 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में ही हमारी भारत आती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हम लोग मानक समय रेखा जो कहते हैं कि पृथ्वी का भारत में मानक समय रेखा क्या है, तो हम इसे 82.5 डिग्री को ही, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही अपने देश का मानक समय मानते हैं, क्योंकि ये हम लोग देश के एकदम मध्य में आता है, एकदम बीच में आता है। जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर भी है, इसलिए इसे हम लोग अपने देश का मानक समय रेखा मानते हैं 182 डिग्री को, 82.5 डिग्री को। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 82.5 डिग्री देशांतर याम्योत्तर को भारत में मानक समय माना गया है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग की भारत की स्थिति 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के बीच में हम लोग की देशांतर के बीच में हम लोग की भारत की स्थिति है। तो ठीक इसके बीचों बीच, ठीक मध्य में है आती है हमारी 82 डिग्री, जिसे है भारत का मानक समय माना गया है। 82 डिग्री मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारे समय भी आगे बढ़ते जाता है। तो
हमारा जो समय है भारत देश का, तो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। अर्थात पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमने में 5.5 घंटा का समय लगता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने, देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि 5.5 घंटा तो आ गया, मगर ये 5.5 घंटा कैसे आगे है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुना कर देंगे, यानी कि 1 मिनट में जब 1 डिग्री घूमने में जब 4 मिनट का लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो हम इसे गुना कर देंगे, तो 330 मिनट निकल आता है। तो 330 मिनट को यदि हम घंटे में बदलें तो हमारा 5.5 घंटा का समय निकल जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो समय रेखा है, मानक भारत में जो मानक समय रेखा है, वो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। जिस तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, उसी तरह ठीक उसके विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, उस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि आगे में जो होता है 0 डिग्री देशांतर, वो समय का निर्धारण करती है, और ये जो पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो दिन का निर्धारण करती है, यानी कि तिथि का, तारीख का निर्धारण करती है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो ये जो रेखा है, इसके अगर हम पूर्व में जाते हैं तो एक दिन का लाभ होता है हमें, और यदि इसके पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन का हानि होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लेते हैं कि यदि पूरब में 10 तारीख है, तो पूरब में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में यदि 10 तारीख है, तो इसके पश्चिम में 11 तारीख होते हैं। तो इसलिए यदि मान लीजिए 10 तारीख को यदि कोई व्यक्ति यहाँ से निकलता है पूरब की ओर से और पश्चिम जाता है, तो इसे जाने में एक दिन का समय लगा, 24 घंटा का समय लगा। तो जब यहाँ 10 तारीख हो रहा था तो यहाँ 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 तारीख को वो यहाँ पहुँचता है। तो कैसे पहुँचता है, क्योंकि वह यहाँ पर 10 तारीख है और यहाँ पे 11 तारीख है, और जब वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो यहाँ पर 11 तारीख तो उस दिन रहता है, लेकिन जब पहुँचता है तो उसको एक दिन लगता है यहाँ पहुँचने में, तो 12 से 13 तारीख हो जाती है। तो यहाँ 10 तारीख को निकला और ये यहाँ 12 तारीख को पहुँचा, तो एक दिन का इसको मतलब लाभ हुआ, एक दिन बढ़ गया। और यदि कोई पश्चिम से अगर पूरब को जाता है तो एक दिन उसको हानि हो जाती है, माने एक दिन बढ़ जाता है। तो 180 देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, यानी कि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 तारीख है और यहाँ पे 11 तारीख है। यदि ये 11 तारीख को यहाँ से कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ 11 तारीख है और इधर पूर्व में 10 तारीख है। तो यदि वह 11 तारीख को निकलता है तो इसे एक दिन लगता है पूर्व में पहुँचने में, तो उस दिन भी वहाँ पर 11 तारीख ही होगी, तो एक दिन घट जाता है। चलिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, और जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि हम 10 तारीख को यहाँ से निकलते हैं और एक दिन का समय लगता है हमको पश्चिम में पहुँचने के लिए, तो एक दिन बीच करके हमको 10 से 11 को नहीं, बल्कि हम यहाँ पर 12 को पहुँचते हैं। और यदि हम पश्चिम से निकलते हैं 11 तारीख को, तो हम 11 तारीख को ही पूर्व में पहुँचते हैं, यानी कि एक दिन घट जाता है पूर्व की ओर जाने से, और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो बिल्कुल सीधी होती है, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, देखिए यहाँ 4 जगह पे ये मुड़ा हुआ होता है, ये सीधी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों खींचा गया है, तो इसके बारे में देखते हैं।
कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो 180 डिग्री का देशांतर रेखा है वो दिन का निर्धारण करती है। यानी कि इधर जब जिस समय इधर 10 तारीख होती है उस समय इधर 11 तारीख होती है, तो इसलिए इस रेखा को मोड़ा गया है, अंतरिक्षा किया गया है। क्योंकि एक मान लीजिए रेखा के बीच में यदि एक देश को यदि बीच से गुजारा जाता तो एक ही देश में एक ही दिन अलग अलग दिन होता। इधर मतलब एक ही देश में इस रेखा के पूर्व में 10 तारीख होते तो पश्चिम में 11 तारीख होते। इसलिए तिथि को ध्यान में रखते हुए इस रेखा को सीधे प्रशांत महासागर से पार किया गया है, और मतलब ताकि एक को किसी भी देश को ना काटे, ताकि वहाँ का दिन और समय सही रहे। इसके चलते इसे प्रशांत महासागर से मोड़ा गया है और खींचा गया है। तो ये जो है सो इसे 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यदि किसी देश को काटेगी तो उसका एक ही देश में दिन अलग अलग होगा, तारीख अलग अलग होगी। इसलिए इस जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसे 4 बार मोड़ा गया है। तो अब हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है। यदि आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ जाके फिर इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए। समझ में मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में देखा। एक ही जगह मैंने सबके विशेषता लिख दिए हैं। तथा 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।